तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ASP.NET के अंदर में कुछ वैलिडेशंस करने जा रहे हैं। कुछ वैलिडेशंस हैं इनको इन्होंने ASP.NEट के अंदर ही वेराइटीज़ ऑफ वैलिडेशन जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने आपको दिया है एज अ कंट्रोल, एंड यू कैन यूज़ इट टू वैलिडेट डेटा फ्रॉम क्लाइंट साइड। यानी क्लाइंट साइड के डेटा को आप क्लाइंट के डेटा को कैसे वैलिडेट करोगे, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स पे जब आप एंटर करते हो डेटा तो सम थिंग्स आर वेरी मैंडेटरी। आपने देखा होगा स्टार लगा होता है, मैंडेटरी फील्ड्स होते हैं जो आपको डालना ही डालना है। अगर आपने इन्फॉर्मेशन वहाँ पुट नहीं किया तो आपको एरर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंडेटरी फील्ड्स के बाद कुछ और भी चीज़ें होती हैं। जैसे मैं चाहता हूँ ईमेल आईडी तो मैंडेटरी है ही, साथ में ईमेल आईडी के साथ में मैं चाहता हूँ ईमेल आईडी शुड हैव अ फॉर्मेट। एक फॉर्मेट होता है ईमेल आईडी का, एक अपना एक्सप्रेशन होता है। जैसे वेबसाइट का एक एक्सप्रेशन होता है, ईमेल आईडी एक्सप्रेशन मतलब एक लाइक वे, हाँ @gmail.com, यानी कि देखा जाए तो एक स्ट्रिंग होता है, फिर @ होता है, फिर स्ट्रिंग, फिर डॉट, फिर स्ट्रिंग, एक फॉर्मेट है। तो उस तरह से हर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि पिन नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गए, इस जगह पे होते हैं। दो टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं जिसकी वैल्यूज़ मुझे मैच करानी पड़ती है। जैसे पे वैल्यूज़ और पेड वैल्यू, पे वैल्यू और पेड वैल्यू दोनों मैच होनी चाहिए। पता चला कि पेड वैल्यू जो है कम है और पे वैल्यू ज़्यादा है, तो उस केस में आप एक्सेप्ट कर लेते हो एप्लीकेशन को। अगर तो देखा जाए तो हाँ, न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। तो उस तरह से चीज़ों को हम कैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पे विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने ये आपको बना के दिया हुआ है टूल। ये देखते हैं इसमें। तो मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया है और मेरे पास 2022 है। लास्ट वाला जो एप्लीकेशन था मेरा, मैं उसी को ओपन कर लेता हूँ, जिस वेब एप्लीकेशन 2 के नाम से था। यहाँ पे मैं एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाता हूँ, एक लॉगिन फॉर्म बनाता हूँ। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के भी यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि क्या क्या रजिस्ट्रेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, और उसके भी यहाँ पे मैं लॉगिन करूँगा। और एक मेरे पास में ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट के नाम से एक पेज बना हुआ तो आता ही आता है वेब फॉर्म में, मैं उसके बाद उस पर इंटीग्रेट करता हूँ। तो ये कुछ पेजेस पहले के बने हुए हैं, इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा एप्लीकेशन है, इसके अंदर में मैं यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नाम से एक पेज ऐड करने जा रहा हूँ पहले। तो मैं यहाँ से प्रोजेक्ट में जाता हूँ, ऐड करता हूँ न्यू आइटम। मैं यहाँ पे कोई डेटाबेस नहीं यूज़ कर रहा हूँ अभी, सिर्फ आपको डिज़ाइन ऑब्जेक्ट्स बता रहा हूँ मैं इसमें। वेब फॉर्म, registration.aspx के नाम से ये पेज मैंने ऐड कर लिया। अभी रजिस्ट्रेशन पेज को मुझे डिज़ाइन करना है। तो रजिस्ट्रेशन पेज में मुझे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कितने फील्ड्स होने चाहिए हैं आपके पास। जैसे मैं चाहता हूँ कि ईमेल आईडी, नेम, पासवर्ड, रीपासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, कुल मिला के मुझे 7-8 कॉलम चाहिए होंगे। या इफ़ यू क्लिक ऑन द सोर्स, द HTML will generated here. Why this is HTML www.v3.org? What is it? ये बेसिकली क्या है, इट्स अ टैग, HTML टैग। जो HTML का वर्जन होता है ना, जो HTML का वर्जन होता है वो वहाँ से ये सोर्स से वो पिकअप करता है। जब आप इसको रन कराते हो तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि HTML के अंदर में नहीं होती हैं क्लाइंट साइड पे। जब वो एग्जीक्यूट करता है तो वहाँ से अपने रिसोर्स, अपने पेरेंट्स से उस पार्ट को गेट कर लेता Even है। if you delete this, nothing will happen. नथिंग इज हैपन, नथिंग, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ये अपडेशन आते हैं तो प्रॉब्लम, जब आप प्लगइन्स वगैरह यूज़ करोगे तब ज़रूरत पड़ेगी। वैसे अननेसेसरी कोई ज़रूरत नहीं है इसको, आप डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ HTML पे लिख सकते हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेन इज़ HTML, ठीक है। लेकिन वो प्लगइन्स वगैरह अगर आप करते हो आगे तो ज़रूरत पड़ती है उस टाइम पे हमें। तो उसके लिए हम लेके रखते हैं, क्या पता कोई हम एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं और उससे बाद में हमें ज़रूरत पड़ जाए प्लगइन की। दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज़ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ डिव के अंदर आ गए, डिज़ाइन में आ गए। अब मुझे कुछ रोज़ एंड कॉलम्स बनाने हैं, तो मैंने यहाँ पे टेबल लिया, इंसर्ट किया, और मैं यहाँ पे रोज़ ले रहा हूँ 10 रोज़ ले लेता हूँ और 3 कॉलम्स ले लेता हूँ फ़िलहाल के लिए। ये मेरे 10 रोज़ आ गए एंड 3 कॉलम्स आ गए। मैंने इसको रीसाइज़ किया और उसके बाद मैंने इसे सेंटर में लाइन कर दिया। फर्स्ट वाले टैग पे क्लिक किया, एंटर किया और यहाँ पे एंटर कर दिया। ये BR पीछे यूज़ हो गया, ठीक है। अब देखोगे इसके पीछे BR आ गया होगा, ब्रेक रो। मतलब ये टेबल से पहले मैंने कुछ ऐसे भी कर सकता था, मैं डिज़ाइन में भी जाके ये कर सकता था काम, लेकिन मैंने इसको डिज़ाइन के ना जाके, सॉरी डिज़ाइन में, सोर्स में भी कर सकता था, मैंने डिज़ाइन में किया।
अभी देखो ये मेरे पास पेज है, इस पूरा इंटायर पूरा का पूरा मेरा टेबल है। इस टेबल के अंदर में अगर आप चाहते हो टेबल का बॉर्डर दिखे यानी लाइंस वगैरह दिखे तो भी आप दिखा सकते हो। इसके लिए आप इसकी प्रॉपर्टी में जाओगे, जो टेबल की प्रॉपर्टी दिख रही है आपको, है ना, टेबल की आपकी प्रॉपर्टी दिख रही है, तो टेबल की प्रॉपर्टी के अंदर में आप चाहो तो इसका बॉर्डर भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे, टेबल बॉर्डर। और आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो और इसको चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे टेबल है ना, ये आपने सेलेक्ट किया, इसके सोर्स में चले गए, ये पूरा इंटायर टेबल आ गया। तो टेबल का बॉर्डर आप चाहो तो यहाँ से ऐड कर सकते हो, बॉर्डर इज इक्वल टू 1। तो टेबल का जो रन टाइम पे ये बॉर्डर इस तरह से आपको दिखेगा। रन टाइम में दिखेगा। हाँ, रन टाइम पे भी दिखेगा, डिज़ाइन टाइम पे भी आपको दिख रहा है। तो ये आपको रन टाइम में दिखेगा, लेकिन आप चाहते हो कि बॉर्डर ना दिखे तो इस टैग को या तो आप ज़ीरो कर दो, ज़ीरो का मतलब ज़ीरो ही हो गया, वो नहीं दिखेगा, है ना, या उसको हटाना चाहते हो हटा लो। फर्स्ट वाले को मैंने सेलेक्ट किया, तीनों रो को राइट क्लिक किया, मॉडिफाई पे गया और मैंने मर्ज कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया रजिस्ट्रेशन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन को मैंने सेलेक्ट किया, इसे बोल्ड किया और मैं इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। और इसको मैंने अंडरलाइन भी कर दिया और साथ में मैंने इसको क्या कर दिया, सेंटर में। नाउ मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन अब पुटअप करने जा रहा हूँ। ईमेल आईडी, मैं पहला ईमेल आईडी लेना चाहता हूँ। उसके बाद मैं क्या लेना चाहता हूँ, उसका नेम, उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, कंपनी वेबसाइट, एज, एड्रेस, ठीक है। ये कुछ फील्ड्स मैंने ले लिए हैं और इसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेने जा रहा हूँ, ठीक है। इस वाले कॉलम में टेक्स्ट बॉक्स लेने जा रहा हूँ, मैंने यहाँ से इसे फिक्स कर दिया। अगर मेरे को एक ही टेक्स्ट बॉक्स सब में कॉपी करना है, हाँ, तो वो कैसे हो, क्योंकि हर बार ये मैं यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स आ गया, इसे आप कॉपी कर लो और कॉपी करने के बाद नेक्स्ट में पेस्ट करते चले जाओ। और ट्राइंग दिस यस्टरडे, आई वाज ट्राइंग दिस यस्टरडे, तो हो नहीं रहा था। सेम कॉपी पेस्ट वाला वही है। अब देखो सबकी नेमिंग मुझे करनी पड़ेगी बिकॉज दिस इज टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, 3, 4, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द थिंग्स। तो आप क्या करो, उससे अच्छा यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगेगा आपको, तो आप क्या करो, इसको आप सेलेक्ट करो फर्स्ट वाले को, और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टेक्स्ट बॉक्स किसके लिए है, मतलब कौन सा ये है, तो यहाँ से स्प्लिट कर दो, ठीक है। स्प्लिट करोगे तो दोनों आ गया। अब ये देखो, ये यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे आओ, ये टेक्स्ट बॉक्स किसके लिए, ईमेल आईडी के लिए ना, तो यहाँ पे मैंने इसका नाम क्या कर दिया, txt ईमेल, ठीक है। सेकंड पे गया, नेम के लिए है ये txt नेम, ये किसके लिए, पासवर्ड के लिए txt, because I want to use this control on server page. I want to validate the things whenever user enter inside the text box. I want to validate the thing. तो मुझे इसका नाम देना पड़ेगा। अगर मैं 1 2 3 4 देता हूँ, it's very difficult to identify at design time or at coding time. But this identity will help in the process of validation. Yeah, this is validation, na? Validation I have to apply on this fields. I have to use this fields on a server side. Whenever user enter the data, I want to store the data inside the server tag. तो we should have a identity of each control. अगर आप नहीं करोगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि टेक्स्ट बॉक्स 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है। एवरी टाइम आपको डिज़ाइन में जाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा व्हाट द नेम ऑफ दिस टेक्स्ट बॉक्स, राइट ना। हाँ, व्हाट द नंबर, क्या नाम है, क्या टेक्स्ट बॉक्स का नेम है, वो आपको आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होगा। लेकिन वेन एवर यू एंटर दिस थिंग, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे आप टाइप करोगे ना नॉर्मली, तो ऑटोमेटिकली इसका जो AI है वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा और बता देगा कि ये इसका नाम पूरा ये है, इफ़ यू हैव सम क्लू अबाउट दैट। तो इसको मैं लिखता हूँ डेट ऑफ बर्थ, DOB, है ना। एंड कंपनी वेबसाइट है तो TXT वेबसाइट,
एज txt एज एड्रेस txt एड्रेस। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब आपको नीचे क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ बटन्स लेने हैं। आपने बटन ले लिया, एक दो बटन ले लिए। एक बटन आपने किसके लिए लिया, सबमिट के लिए, और एक आपने ले लिया रीसेट के लिए। तो यहाँ पे आपने नाम रख दिया btn, भी बटन है तो btn_ सबमिट, एंड आई हैव टू पुट द टेक्स्ट ऑफ द बटन। टेक्स्ट बॉक्स में आपको पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी थी टेक्स्ट की, क्योंकि टेक्स्ट तो यूजर ही डालेगा, लेकिन बटन में तो आपको टेक्स्ट पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इसका टेक्स्ट क्या पुट कर दिया, सबमिट। हाउ द यूजर वेरीफाई की व्हाट इज दिस। Apart from this option in the source, we got another option. वहाँ पे हम बटन का प्रॉपर्टी आएगा, we can write हाँ, it there. ये दो चीज़ें हैं आपके पास में। उससे आइडेंटिटी बनेगी या फिर बिल्कुल बनेगी। देखो ये सबमिट हो गया ना, अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। मैं डिज़ाइन पे आ गया। अब मैं इसको सेकंड वाला बटन का चेंज करना चाह रहा हूँ। प्रॉपर्टी में गए, राइट क्लिक किया, आईडी मतलब उसका नाम हो गया, द नेम इज़ btn क्लियर। ठीक है, एंड द टेक्स्ट वन इज clear क्लियर, यानी रीसेट के लिए। क्लियर है, ये सारी चीज़ें हमने डिज़ाइन कर दी। जो ये डिज़ाइन किया, अब मैं चाहता हूँ इसे अब रन करा के देखना चाहता हूँ कि ये मैंने जो डिज़ाइन किया है। अगर मैं यहाँ पे डिजाइनिंग पार्ट से पूछूँ आपसे कि अगर मैं सबमिट और क्लियर बटन को थोड़ा सा अलग करना चाहता हूँ तो हाउ विल दैट। इसको अलग कैसा करना चाहते हो, मतलब ये स्पेस चाहते हो? हाँ, इनके बीच में थोड़ा स्पेस हो। और यहाँ से ऐसे यूँ ऐसे रखो इसके, और एंटर करो, और यहाँ पे स्पेस दे दो। बीच में आपने क्लिक करा बस। नहीं, मैंने पहले वाले पे क्लिक किया, कर्सर का पॉइंटर रखा, इनके बीच में BR आ गया। ठीक है, और मैं थोड़ा हटाना चाहता हूँ तो मैं और एक स्पेस एक कम कर दिया मैंने। बट इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दूंगा अभी। ये तो मैं आपको जो बता रहा हूँ कि आप इस कंट्रोल को समझ लो कि क्या है। मैं आपको बड़े बड़े डिज़ाइंस को जो HTML बने होते हैं उसको मैं इसके साथ एम्बोस करना सिखाऊंगा। जो बहुत सारे फ्री HTML टेम्पलेट्स मिलते हैं, मैं उनको लेंगे। ये जो बटन्स आपको दिख रहे हैं वो आपको डायनामिक बटन्स आपको मिलेंगे। हाँ, ठीक है। नाउ ये मैंने पेज डिज़ाइन कर लिया। अभी इसका HTML कोड आ गया आपके पास में। इसका HTML कोड आ गया आपके पास में, और आप इसको रन करा के भी देखना चाहते हो तो आप देख लो। इसके साथ बूटस्ट्रैप वगैरह की फ़ाइल होती है, हम चाह के इसको और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। बूटस्ट्रैप, हाँ, बूटस्ट्रैप की फ़ाइल होती है, मैं बताऊंगा आपको कैसे करना होता है। बहुत ही ईजी है। इसको ला के और उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। हम लोग इमेज बटन बना सकते हैं। वो इमेज हम नेट से डाउनलोड करके इमेज लगा देंगे इसके पीछे, वो इमेज बटन बन जाएगा। ठीक है, तो खैर वो बात की बात है। अभी फ़िलहाल हम लोग जो बेस वाला कोर वाला पार्ट है वो कर रहे हैं। ये हो गया। इसको आप एक बार एग्जीक्यूट करके देख लो कि हाउ इट्स लुक लाइक। रजिस्ट्रेशन पेज, राइट क्लिक किया, सेट ए स्टार्ट पेज। अभी जो मैंने पेज बनाया सिर्फ हमने पेज को डिज़ाइन किया है, मैंने यहाँ पे कोई भी वैलिडेशन नहीं लगाया है। व्हेनेवर यूज़र क्लिक ऑन द सबमिट बटन, वो सबमिट हो जाएगा। मतलब जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हो तो सर्वर विल पोस्ट बैक द पेज। ये सबमिट होकर डेटा जाएगा। अभी कुछ नहीं हो रहा है, नथिंग विल हैपन हियर। Only whenever you are clicking on the submit button, the client will send the page to the server and server will response back. ये नहीं होना चाहिए। Whenever user click on the page on a button, अगर आपने यहाँ वैलिडेशन नहीं लगाया, अभी तो हमने वेरिफिकेशन का तो पार्ट किया नहीं, सबसे पहले तो वैलिडेशन करेंगे ना। वैलिडेशन में क्या कि whenever the fields are blank, तो जो क्लाइंट है it cannot send the request page to the server and server cannot be back the page। ठीक है, तो उसका मैकेनिज्म तुम पहले क्रिएट कर रहे हो। जब तक उसको नहीं क्रिएट करोगे कैसे होगा? द थिंग इज दिस। तो देखो अब मेरे पास ये पेज है, अभी मैंने कुछ भी एंटर नहीं किया है। ये ब्राउजर आपको दिख रहा है, यहाँ पे पूरा सब कुछ दिख रहा है। जैसे मैं इस पर सबमिट पे क्लिक करूंगा, क्या हो रहा है? देखो यहाँ, देखो ना ऊपर कुछ नहीं आ रहा है ना। लेकिन यूजर जैसे क्लिक कर रहा है तो क्लिक करने के बाद
यूज़र क्लिक करने के बाद मेरा पेज पोस्ट बैक हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जैन, ये मेरा पेज पोस्ट बैक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा पेज पोस्ट बैक नहीं होना चाहिए। दैट्स अ मैकेनिज्म। ये तो आपने पेज एक डिज़ाइन कर लिया, आपने सिर्फ डिज़ाइन किया है, लेकिन आपने अभी कोई इम्प्लीमेंटेशन करी है इसमें, कोई लॉजिक लगाया है? नहीं लगाया ना, क्योंकि मेरी ईमेल आईडी तो बहुत मैंडेटरी है। मैं सबमिट कर रहा हूँ, देखो मेरा पेज पोस्ट बैक हो रहा है। सर्वर क्या कर रहा है? पेज को पोस्ट बैक कर रहा है। क्लियर का तो कोई मतलब ही नहीं है। अभी क्लियर की उन्होंने कोडिंग करी नहीं। क्लियर का मतलब ये कि जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज होंगी वो क्लियर हो जाए, ये एक कोडिंग अलग है। लेकिन सबमिट में जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो विदाउट एंटरिंग डेटा भी वो एक्सेप्ट कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज दीज ऑल फील्ड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वर। बिकॉज इसके लिए मैंने एक डेटाबेस में एक क्या बनाया हुआ है, एक स्ट्रक्चर बनाई है, जिसमें ईमेल आईडी है, नेम है, पासवर्ड है, डेट ऑफ बर्थ है, कंपनी, वेबसाइट, एज और एड्रेस है। ये अगर कोई भी फील्ड अगर ब्लैंक पहुंचती है वहाँ पे, तो वो मेरे लिए अधूरी इंफॉर्मेशन है, राइट ना। एडमिन मैनेजर के लिए वो एक अधूरी इंफॉर्मेशन है कि वो उसके लिए बेकार है। तो सबसे पहला मेरे लिए क्या है कि ऑल फील्ड्स मस्ट बी फिल्ड। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए मुझे कहाँ कोडिंग करनी पड़ेगी? इस बटन के क्लिक पे कोडिंग करनी पड़ेगी। जब व्हेनेवर यूजर क्लिक ऑन दिस बटन, तो इट विल चेक द एंटायर ऑल फील्ड्स कि क्या उसके अंदर वैल्यूज हैं या नहीं है। जावा स्क्रिप्ट के अंदर में, जावा के अंदर में वी हैव टू पुट अ लॉट ऑफ कोड फॉर दिस। लेकिन यहाँ पे आपको ASP.NET ने आपको एक वाइड रेंज ऑफ वैलिडेशन कंट्रोल्स दिया है, जिसके थ्रू आप कर सकते हो। अब करें इसको यूज़ करके देखें कैसे हो सकता है, कैसे उसका यूज़ करेंगे हम। तो मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, स्टॉप करा यहाँ पे। स्टॉप करने के बाद मैंने ये तीसरा वाला जो लिया था वो इसीलिए लिया था कि मैं उस वैलिडेशन कंट्रोल को यूज़ करूँ, राइट। अब आते हो, देखो ये टूल बॉक्स आपके पास आ गया। स्टैंडर्ड वाले को क्लोज कर दो, डेटा वाले को क्लोज कर दो, वैलिडेशन वाले पे आ जाओ। ये जो वैलिडेशन के अंदर में आपको दिख रहा है ना, कंपेयर जो कि कंपैरिजन का काम करेगा, कस्टम जो खुद से बनाओगे, रेंज यानी रेंज वाला है, नाम से पता चल रहा है कि किसी रेंज को आइडेंटिफाई करना हो तो मैं रेंज ले सकता हूँ। रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब किसी एक्सप्रेशन को वैलिडेट करना है, जैसे ईमेल आईडी हैज़ एक्सप्रेशन, वेबसाइट हैज़ एक्सप्रेशन, पोस्टल कोड हैज़ एक्सप्रेशन, तो मैं ले सकता हूँ। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, रिक्वायर्ड का मतलब देयर इज रिक्वायर्ड समथिंग इन अ टेक्स्ट बॉक्स। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट होगा, ये मेरे लिए यहाँ पे काम करेगा। तो मैं रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर पर डबल क्लिक करता हूँ। मैंने कर्सर का पॉइंटर वहाँ रखा था, ऑटोमेटिकली वो वहाँ चला गया। मैंने जो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर लिया है वो किसके लिए लिया है? इस टेक्स्ट बॉक्स के लिए लिया है, जिसका नाम क्या है? TXT ईमेल आईडी। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा? इनके साथ इन दोनों को बाइंड करना होगा। मतलब इसके साथ मुझे ये करना होगा कि जो ये मैंने कंट्रोल लिया है, ये सिर्फ किसके लिए है? ये टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक ना हो। कब? जब सर्वर पे ये क्लाइंट पे सबमिट पे क्लिक करे, यानी सर्वर जब क्लाइंट जब सर्वर पे क्लिक करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता है और वो सर्वर पे पोस्ट होता है, और ये टेक्स्ट बॉक्स अगर ब्लैंक होगा तो वहीं रोक देगा पेज को, तुम्हारे पेज को आगे नहीं बढ़ने देगा। कहेगा पहले फिल दिस थिंग, उसके बाद मैं उसको ले जाऊँगा। अगर मेरे को इसमें एक से ज़्यादा वैलिडेशन लगानी है, हाँ लगा सकते हैं ना। तो अभी कॉलम बढ़ाएंगे उसमें। अभी बताऊंगा मैं आपको। अभी देखो ये है, मैंने इस पर राइट क्लिक किया। अब इसको मैं किसके साथ लगाने जा रहा हूँ? इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ लगाने जा रहा हूँ। तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करके जाऊँगा किस पे? प्रॉपर्टीज़ पे। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा। जैसे मैंने प्रॉपर्टी पे गया, किसकी प्रॉपर्टी खुल गई? रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर 1 की प्रॉपर्टी खुल गई। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर इज अ नेम ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द कंट्रोल। कंट्रोल का नाम का ये उसका ऑब्जेक्ट है, जिसका आईडी क्या है? रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर 1 है। मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं, कंट्रोल टू वैलिडेट। कंट्रोल टू वैलिडेट, किस कंट्रोल से मैं इसको वैलिडेट करूँगा? आई हैव लॉट्स ऑफ कंट्रोल हेयर, टेक्स्ट बॉक्स 1 2 3 4 कई सारे हैं। अगर मैंने नाम नहीं दिया होता तो 1 2 3 करके मेरे को आइडेंटिफाई करना पड़ता। अब मैं यहाँ पे जैसे कंट्रोल टू वैलिडेट पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सारे मेरे पास कंट्रोल आ गए। ये मेरे लिए फ़ायदा हो गया। आई जस्ट आइडेंटिफाई द थिंग्स ईजिली फ्रॉम हेयर, है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ? किसको सेलेक्ट करूँगा? TXT ईमेल। तो मैं TXT ईमेल को यहाँ से सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। TXT ईमेल को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया ना। अब नीचे एक और मैसेज आ रहा है, एरर मैसेज। अगर ये फील्ड ब्लैंक होता है तो व्हाट एरर मैसेज विल सर्वर पोस्ट? क्लाइंट आपको, सर्वर जो है, कौन सा मैसेज आपको दिखाएगा? तो एरर मैसेज में मैंने ये दिखाया, दो चीज़ें हैं मेरे पास। या तो मैं स्टार देना चाहता हूँ तो स्टार दे सकता हूँ,
या मैं लिखना चाहता हूँ कि प्लीज़ एंटर ईमेल आईडी, क्या बोलना, क्या दिखाना चाहोगे आप? एंटर ईमेल आईडी प्लीज एंटर ईमेल आईडी। प्लीज़ आपकी प्रेफरेंस क्या रहती है सर, स्टार या फिर ये? वो डिपेंड करता है कि हम मतलब ज़्यादा अच्छा तो इजी यही रहेगा कि अगर आप ये लगते हो तो यूज़र को अप्रोप्रिएट मैसेज मिलता है। लेकिन एक और करके हाँ एक हैवी, हाँ वो वही कह रहा हूँ, वो रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट बहुत हैवी है, मतलब बहुत ज़्यादा साइज़ है उस पर, तो आप स्टार ही रख लो, रेड सिंबल में ना स्टार ले लो, वो आपके लिए इजी रहेगा। अब मैं रेड सिंबल नहीं दिखेगा। हाँ नहीं दिखेगा वो। अब देखो जैसे ये है, इसका ब्लैक है ये कलर, तो मैं इसका कलर क्या कर दूँ, यहाँ पे जाके इसको फॉन्ट साइज में इसका जाके इसका मैंने रेड कर दिया, और मैं चाहता हूँ थोड़ा बोल्ड हो जाए तो बोल्ड कर दिया। ये मैंने अपनी साइड से सेट कर दिया इसे। अब मैं इसको रन कराता हूँ दोबारा से। अभी मैंने सिर्फ एक फील्ड पे ये वैलिडेशन लगाया है, सिर्फ एक वाले पे, यानी कि सबको छोड़ के वो एक वाले को चेक करेगा। कैसे चेक करेगा? जब रन होगा तो वो नहीं दिखेगा, जो वैलिडेशन कंट्रोल है वो रन टाइम पे नहीं दिखेगा, लेकिन वो कब दिखेगा? जब उस पर कोई ब्लैंक पास करेगा तभी दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। देखो अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, मैंने किसी पे नहीं लगाया, सिर्फ एक पे लगाया है, और यहीं पे देखो जैसे मैंने क्लिक किया मेरा सर्वर पोस्ट बैक नहीं कर रहा है। देखो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ लेकिन मेरा पेज यहीं का स्टिल यहीं का यही है, कोई एफर्ट नहीं लग रहा किसी चीज़ का। मेमोरी आराम से बैठी हुई है, प्रोसेसर आराम से बैठा हुआ है, नहीं चलाना। और यहाँ मैसेज आ रहा है आपके पास में क्या? प्लीज़ एंटर ईमेल आईडी। वेन एवर यू पुट योर ईमेल आईडी, मैंने ईमेल आईडी है ABC। ABC इज़ नॉट अ ईमेल आईडी। जैसे मैंने ABC डाला वो हट गया। द सेकंड थिंग इज कि ईमेल आईडी ABC इज नॉट अ ईमेल आईडी। अब मेरा यहाँ पे दूसरा वैलिडेशन कौन सा चलेगा? रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर जो है वो चलेगा। कौन यहाँ पे? अब सेकंड थिंग है, ठीक है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, जो जो हमारे लिए मैंडेटरी है वो हम वहाँ पे पुट करते चले जाएंगे। जो हमारे लिए मैंडेटरी हो तो हम लगाएंगे ना। तो हम यहाँ पे अपने वैलिडेशंस के लिए जो जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं जहाँ जहाँ मेरे को लगता है, तो मेरे लिए सारे इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या किया, सबसे अच्छा तरीका ये है कि यहाँ से कॉपी किया आपने, इसको आपने रेडी लेना है और यहाँ पे Ctrl+V पेस्ट करा, इसके लिए पेस्ट करा, यानी सबके लिए मैंडेटरी है। पेस्ट कर दिया आपने सारे को। अब उसके बाद आपकी वैलिडेशन चेंज करनी है सबकी। इस पर राइट क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टी में गए। अब इस टेक्स्ट बॉक्स किसके लिए था? ये टेक्स्ट बॉक्स किसके लिए था? ईमेल आईडी के लिए था। नेम के लिए था। तो TXT नेम मैंने ये लिखा था, नेम ले लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ? प्लीज़ एंटर नेम, ठीक है। फिर गए तीसरे वाले के लिए, प्रॉपर्टी में गए। अभी किसके लिए था? TXT पासवर्ड, और यहाँ पे आ गया, एक मीटिंग में है, हाँ कॉल करते हैं आप। मैं मीटिंग में आया हूँ, फ्री होकर आपको कॉल करता ये ईमेल आईडी हो गई। अब रीपासवर्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे? पासवर्ड तो कर दिया ना हमने, रीपासवर्ड के लिए रीपासवर्ड वाला सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर। समझ में आ रहा है ना? डेट ऑफ बर्थ के लिए भी है, सेम डेट ऑफ बर्थ के लिए भी मुझे लगाना है। और डेट ऑफ बर्थ के लिए हम कैलेंडर भी यहाँ ले सकते हैं। और ये TXT डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा मेरा, एंटर। DOB प्रॉपर्टीज़, ये किसके लिए है? वेबसाइट के लिए, TXT कंपनी साइट, एंटर। वेबसाइट, उसके बाद है एज के लिए, TXT एज, एंटर।
एज, उसके बाद एड्रेस है txt एड्रेस, और यहाँ पे मैंने एड्रेस कर दिया। ठीक है, ये सारे फील्ड्स हो गए, मैंने मतलब वैलिडेशन मैंने सब पे लगा दिया है। अब मैं इसको यहाँ रन कराता हूँ, तो आप देखना जितने भी फील्ड्स आपके पास में हैं सबके पास में आप देखोगे ये देखो। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो सारे में वैलिडेशन आ रहे हैं। यानी जैसे जैसे मैं एंटर करता जाऊँगा यहाँ पे, वैसे वैसे यहाँ वैलिडेशन हटता चला जाएगा। कुछ भी डाल रहा हूँ मैं, ये हटता है। अब उसके बाद जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, मेरा पोस्ट बैक हो रहा है। अब मेरा पोस्ट बैक हो रहा है, यानी कि एक लेवल का आपका हो गया रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर वाला। अब सेकेंड लेवल आपको लगाना है कि ईमेल आईडी शुड हैव अ फॉर्मेट, है ना। तो ईमेल आईडी के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे से स्टॉप करो, और यहाँ जहाँ पे भी आप ईमेल आईडी के लिए देना चाहते हो, सपोज को एक नया रो मैं नीचे लेना चाहता हूँ, राइट क्लिक किया और इंसर्ट करता हूँ रो बिलो। ठीक है, और इसको अगेन तीनों को सेलेक्ट किया, मॉडिफाई करके मैंने मर्ज कर दिया, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे ईमेल आईडी के लिए यहीं पे शो हो जाए। तो ईमेल आईडी के लिए मैं क्या लूँगा, या एक काम ये हो सकता है कि इसी के नीचे ले लो, या यहीं पे इसके आगे कॉलम ले लें। हाँ इसके आगे कॉलम ले लो, या इसके नीचे एक रो ले लो, तो आप पे डिपेंड कर, या इसके ऊपर ले सकते हो, नीचे कहीं भी ले सकते हो। तो मैं इंसर्ट करा देता हूँ एक नीचे बिलो यहाँ पे मैं ईमेल आईडी के लिए एक क्या ले लेता हूँ, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ में गए। अब यहाँ पे कंट्रोल टू वैलिडेट, कंट्रोल टू वैलिडेट एक ऐसी प्रॉपर्टी है वो सबके साथ लगेगी, सबके साथ। कौन किस कंट्रोल के साथ वो वैलिडेट होनी है, वो कंट्रोल टू वैलिडेट और एरर मैसेज, ये सबके साथ होगी। तो अब यहाँ पे मैं आ गया कंट्रोल टू वैलिडेट में, और यहाँ पे जाके मैं किसको करूँगा, कौन सा कंट्रोल करूँगा, ईमेल को। तो txt ईमेल वाले को वो सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैसेज में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ क्या, कि ईमेल नॉट वैलिड, ईमेल नॉट वैलिड। और नीचे आते हैं, सबसे नीचे आते हैं, यहाँ पे आएगा एक्सप्रेशन, दिख रहा है आपको, वैलिडेशन एक्सप्रेशन। यहाँ पे आप क्लिक करो, आपको एक टैब मिलेगा, इसमें बहुत सारे एक्सप्रेशन मिलेंगे। यहाँ आपको सिलेक्ट करना है इंटरनेट ईमेल एड्रेस, ये वाला। इसका एक अपना एक्सप्रेशन था, उसने सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दो। अब आप इसे रन कराओ। ईमेल आईडी का एक फॉर्मेट जब तक आप उसमें नहीं दोगे, वो सबसे पहले चेक करेगा कि ईमेल आईडी का फॉर्मेट सही है कि नहीं है। अगर वो गलत होना और सही होना तो वेरिफिकेशन का पार्ट है। पहले तो वो चेक करेगा जो आप एंटर कर रहे हो वो एक सही फॉर्मेट में है या नहीं है। अब ईमेल आईडी में मैं यहाँ पे ABC कर देता हूँ। पहला वैलिडेशन तो हट गया जैसे, लेकिन मैंने किया, नीचे लेके आ गया ईमेल नॉट वैलिड। ये ईमेल जब तक ये आपका देखो ये नहीं होगा, क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा, ये नहीं होगा, तब तक ये पोस्ट बैक नहीं करेगा यहाँ से, ये यहीं रोक के रखेगा। ठीक है, तो ईमेल नॉट वैलिड हो गया, एक एक्सप्रेशन आपका चेक करा। जब तक आपने यहाँ पे अगर हम आपने ये डाल दिया तो ये सही हो गया था। अब ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया इसका। अब उसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया जो है आपको देना है, एंटर करना है। इसके आपने नीचे एक रो इंसर्ट करी तो उसके बाद एक गैप पड़ गया। अगर हम कॉलम इंसर्ट कर नहीं आप कर लो ना, आप यहाँ रो कर लो, यहीं पे दे सकते हो। जैसे ये वाला फुलफिल हो गया तो दूसरा वाला दिखेगा। नहीं तो अच्छा ये तरीका ये होता है कि नीचे मैंने एक रो इंसर्ट किया, वहीं पे मैं सारे मैसेज को दिखा दूँ, सारे मैसेज को वहीं पे मैं दिखा सकता हूँ। लेकिन जावास्क्रिप्ट के थ्रू कई सारे ऐसे हमारे पास मैसेजेस होते हैं जो पॉपअप करके दिखा देते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। उनको रो को हाइड नहीं कर सकते हम कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अभी आप एक हार्ड कोड करना सीखो पहले, है ना। तो ये हो गया आपका। उसी तरह से मैं चाहता हूँ पासवर्ड और रीपासवर्ड, ये दोनों फील्ड्स मैच होने चाहिए, है ना। तो उसके लिए मैच होने के लिए आप चाहते हो यहीं पे आपका शो हो जाए, यहीं पे आपने यहीं पे इसके बाद ही आपने कर्सर का पॉइंटर रखा, या इसके नीचे एंटर करके आप कर लो यहाँ पे, या आप इसके नीचे एक और रो बना लो, राइट क्लिक किया, इंसर्ट अ रो बिलो, ठीक है।
पासवर्ड के नीचे आपने क्या कर दिया, कंपेयर वैलिडेटर को, जो क्या करेगा, इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स के वैल्यू को कंपेयर करेगा। प्रॉपर्टीज़ में गए, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद दो आया, कंपेयर टू, कंट्रोल टू कंपेयर, किससे कंट्रोल करे कंपेयर करेगा, तो txt पासवर्ड से करेगा, और कंट्रोल टू वैलिडेट किससे करेगा, रीपासवर्ड से करेगा, है ना। मैसेज क्या आएगा, पासवर्ड नॉट मैच्ड, पासवर्ड नॉट मैच्ड, ठीक है। तो ये दोनों जब तक मैच नहीं करेंगे तब तक वो आगे नहीं जाएंगे। वेरिएशन कैसे डालते हैं, जैसे अल्फा न्यूमेरिकल वगैरह इसमें पासवर्ड में वेरिएशन डाले तो उसके लिए हम अलग कोड करेंगे, उसके लिए हम अलग कोड, हाँ उसके लिए हम अलग कोड करेंगे, वो सबमिट के कोड पे करेंगे कि ये जो कॉम्बिनेशन इसका 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 होना चाहिए। वो सबमिट करेंगे यहीं पे करेंगे, नहीं, यहाँ नहीं करेंगे, वो सबमिट के क्लिक पर करेंगे। तो पहला वैलिडेशन तो ये हो गया आपका कि भैया आप दोनों वैल्यूज़ मैच होनी चाहिए, इसका काम सिर्फ दोनों वैल्यू मैच कराने का है। और जो आप वैल्यू डाल रहे हो, आप सबमिट पे जैसे आपने क्लिक किया, अगर वो मैच नहीं करेगा तो वो पहले ही दिखा देगा, अगर मैच कर गया तो वो दूसरा क्राइटेरिया फुलफिल करेगा कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो कैसी हैं। अब जैसे 1 2 3 4 डाला मैंने, 1 2 डाल देता हूँ, तो ये क्या है, एक वैलिडेशन नहीं है, पासवर्ड नॉट मैच। इसको आप कोई भी बैकग्राउंड कलर में दिखा सकते हो, रेड ग्रीन ब्लू जो भी आप चाहते हो, आप वहाँ पे प्रॉपर्टी में सेट कर दोगे। ये वाला पासवर्ड नोट में ये पॉपअप दिखा सकते हैं ना, हाँ, इसमें सब कुछ दिखा सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, सब कुछ। जैसे ही आपने ये सही डाला तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये मैच कर देगा, 1 2 3 4 ये हट जाएगा, ठीक है। उसी तरह से कंपनी वेबसाइट में भी आप वैलिडेशन लगा सकते हो, एज के अंदर में आप एज लगा सकते हो। एज का मतलब मैं चाहता हूँ कि जो भी रजिस्टर्ड करे वो 18 साल से नीचे बंदा ना हो, है ना। तो उसके लिए मैं एज के लिए यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे रेगुलर रेंज वैलिडेटर लेता हूँ मैं, रेंज वैलिडेटर, ठीक है। राइटली किया, प्रॉपर्टीज़ में गए, और किसके लिए लगा रहा हूँ, तो txt एज के लिए लगा रहा हूँ मैं, txt एज हो गया। मैसेज क्या है, एज बिटवीन 18 to 30 ओनली, ठीक है। ये आपने मैसेज यहाँ पे दे दिया। अब इस पर राइटली किया, फिर प्रॉपर्टी में गए, फिर यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास आएगा वैलिडेशन। ये जो वैलिडेशन आपने लगाया है ये बहुत तरीके से हो सकता है, मतलब आप स्ट्रिंग पे कर सकते हो, इसको कैरेक्टर पे कर सकते हो, नंबर पे कर सकते हो। अब मैं इस पर नंबर पे करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे वैलिडेशन का जो टाइप है ना, यहाँ पे नंबर ले लूँगा, इंटीजर ले लूँगा। अब इंटीजर में मैंने क्या डाला है, ये 18 से 30, तो मुझे क्या डालना पड़ेगा यहाँ पे, मिनिमम और मैक्सिमम, देखो यहाँ दिया हुआ है मिनिमम इज़ 18 और मैक्सिमम इज़ 30। क्यों, क्योंकि मैंने टाइप क्या लिया है, इंटीजर। अगर मेरा टाइप करेंसी होता और मेरा टाइप स्ट्रिंग होगा तो मैं उसके हिसाब से डालना पड़ेगा। तो ये मैंने सेट कर दिया। तो अब इसमें एज के अकॉर्डिंगली एज लेगा। अब मैं चाहता हूँ एड्रेस है, एड्रेस मल्टी लाइन में आता है, तो इस पर राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, और यहाँ पे देखो टेक्स्ट मोड आएगा। टेक्स्ट मोड में आप क्या करो, मल्टी लाइन सेलेक्ट कर लो। ये टेक्स्ट बॉक्स का साइज़ इसका इस तरह से आप जितना चाहो उसका बढ़ा सकते हो। मैंडेटरी तो आपने डाल ही रखा है, और कंपनी की वेबसाइट में भी तुम चाहो तो वही डाल सकते हो, एक्सप्रेशन। हाँ, वहाँ पे सिर्फ वेबसाइट सेलेक्ट करनी है तो कंपनी की वेबसाइट में वेबसाइट पे आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक है। यहाँ पे सारे क्राइटेरियाज हो गए। अगर मैं एज यहाँ पे 17 ईयर्स डालता हूँ तो देखो नीचे मैसेज आ गया, है ना। जब तक मैं इस एरिया को सारा फुलफ़िल नहीं करूँगा तरीके से तब तक वो एंटर नहीं करने देगा। 1 2 3 है, यहाँ भी 1 2 3 होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ में मैंने अभी कोई वैलिडेशन नहीं लगाया था, ये सिर्फ ब्लैंक का ही है। ये कंपनी की वेबसाइट ये गलत है तो वो लेगा ही नहीं कभी। ये इसमें तो मैंने लगाया ही नहीं है फ़िलहाल। और एज के लिए मैंने यहाँ पे 18 लाल डाल दिया, और अब मैं सबमिट करूँगा तो ये सर्वर पे पोस्ट बैक होगा। देखो अब हो रहा है ना, सर्वर पोस्ट बैक कर रहा है। लेकिन अगर इसमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत हो, चाहे वो 17 लिखी हो, देखो यहाँ से पोस्ट बैक नहीं होगा, तुम्हारा पेज जो है सर्वर पे सेंड होगा ही नहीं। तो डेट ऑफ बर्थ से कंसीडर नहीं करेगा 81 डाले कुछ? नहीं, ये अलग है ना, ये तो मैंने सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स से नंबर से करा है इसको। इसको अगर मैं करना चाहूँगा तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, अलग तरीके से करना होगा।
ये अलग तरीके से क्या करना होगा कि इसको, ये जो डेट ऑफ बर्थ है इसको मुझे लेना होगा एज अ कैलेंडर, यानी कि टेक्स्ट मोड में जाके मैं इसको ले लूँगा क्या, डेट। ठीक है, इसको मैं डेट ले लेता हूँ, इसकी डेट ले लिया। अब इसके बाद जो मैंने ये लगाया था ये एक और लगाना होगा, है ना। इसके बाद इस पे राइट क्लिक के प्रॉपर्टीज़ में इंसर्ट कर लेते हैं एक और हम रो बिलो, और यहाँ पे जाके मैं लगा लेता हूँ क्या, रेंज वैलिडेटर। अब रेंज वैलिडेटर की प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, इसको कंट्रोल टू वैलिडेट, कंट्रोल टू वैलिडेट में क्या आएगा, txt एज, डेट ऑफ बर्थ, सॉरी डेट ऑफ बर्थ आ गया ना, डेट ऑफ बर्थ के लिए लिया था। नीचे जो है वहाँ पे हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे, जो ये स्ट्रिंग टाइप का था ना इसमें हम ले लेंगे क्या, डेट। अब डेट में मिनिमम और मैक्सिमम डाल देंगे, मतलब आप चाहते हो 18 साल से कम, तो कितना होना चाहिए मिनिमम डेट ऑफ बर्थ, क्या होना चाहिए, एक एक 22 है, 2 हाँ 2 2002 एक एक 2002, ये हो गया मिनिमम। और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो ये तो चेंज करना पड़ेगा बार बार शायद। नहीं जो आप फिक्स कर लोगे एक बार उसी पे लेगा वो। ये फॉर्मेट तुमने एक बार फिक्स कर दिया तो उसी हिसाब से चलेगा। ये तुम्हें पता है कि 18 साल से कम होना चाहिए, देखा अब कभी जाते हो तो दिखाना चाहिए एज, अभी तक का एज आपका 18 होगा तभी आप रजिस्ट्रेशन करा पाओगे, अदरवाइज नहीं करा सकते। तो ये एक क्राइटेरिया हो गया, उसको आपको फिक्स करना पड़ेगा। एक बार फिक्स कर लोगे जिस पॉलिसी पे आप काम कर रहे हो उस पर लेगा वो। 92 डाल दो, 0101 92 1900। इसमें अगर हम ऊपर डेट ऑफ बर्थ डालते हैं एज वाले सेक्शन में अपने ऑटोमेटिकली वो एज शो कर जाए, वो कोडिंग ही करनी पड़ेगी इसमें, हाँ उसके लिए कोडिंग करनी पड़ेगी ना, जैसे जो भी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर नीचे अपने आप एज आ जाए, वो कैलकुलेट कर लेगी। तो ये हैं छोटे मोटे कंट्रोल्स हैं जिसके थ्रू आपके मतलब बहुत आपका समय टाइम बच गया, बिकॉज ये फॉर्मेट देखो इस फॉर्मेट में वो नहीं लेगा क्योंकि वो उसकी अपनी वैल्यूज़ अपने अपने क्राइटेरियाज हैं। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो हमने उल्टा लिख दिया, हमने उसको उल्टा लिख दिया ना। ये आ जाएगा तुम्हारा 1992 और ये आ जाएगा तुम्हारा 2002। उसके बाद हम सर्वर साइड की कोडिंग करते हैं, जहाँ पे आप डेटा प्रॉपर अगर आपकी हो गई तो आप जाओगे, देखो आप यहाँ पे आ गया ना। अब वो उतना ही लेगा, उससे नीचे ऊपर नहीं लेगा वो। अगर आप कोई वैल्यू सेलेक्ट करोगे तो इन बिटवीन ही लेगा। अगर आप इस बिटवीन में आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है मिनिमम और मैक्सिमम के रेंज में, तो आपकी वैल्यू को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल हाँ कैलेंडर क्या, ये कैसे आया, वो मैंने टेक्स्ट मोड चेंज किया था ना, डेट। हाँ टेक्स्ट मोड में डेट डाल दोगे तो कैलेंडर आ जाएगा। तो ये तुमने सपोज कर लो 2027 ले लेते हैं, कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, तो वो ये इनवैलिड है। देखो ये मैसेज मैंने नहीं डाला था, रेंज वैलिडेटर, तो ये इसलिए आया। तो इसके लिए नहीं, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वही आ जाता है ना। ये इसका टेक्स्ट जो आ रहा है वही आ रहा है, तो आप यहाँ पे यही चीज़ डाल दोगे ना, एज बिटवीन 18 to 30, इस तरह से हम डाल के हम कर देंगे तो ये जो है उसी हिसाब से वो उसको एक्सेप्ट करेगा। गॉट इट। तो ये आपने बहुत सारा कोड बचा लिया, मतलब इसको करने के लिए हम कई दिनों की कोडिंग करनी पड़ती है, वैलिडेशंस लगाने के लिए आपने कुछ मिनटों में आप ये परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, ये गलत आ गया ना, ये बढ़ने नहीं देगा, इसको आगे पोस्ट नहीं करने देगा जब तक ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होंगे। तो इसे आप करो। और एक और रह गया इसके अंदर, मैं बता देता हूँ उसको भी। ये वैलिडेशन एक है समरी, वैलिडेशन समरी में क्या होता है, ये समराइज़ करके दिखा देता है जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स तुम्हारे पास होंगे ना, वो एक एट अ ग्लांस तुम्हें दिखा देगा। मतलब जितने भी एरर्स हैं
वो उस जगह पे ज़रूरत पड़ती है जहाँ मेरा पेज का साइज़ बहुत बड़ा होता है, स्क्रॉल करके नीचे आना पड़ता है। कभी का वैलिडेशन ऊपर में रह गया है कुछ, तो आपको नीचे नहीं दिखता है, तो आप चाहते हो जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँ ना, वहीं पे वो सारे एट अ ग्लांस मेरे को दिख जाए, एज अ पैराग्राफ आपको दिखा दे कि भाई तुमने ये चीज़ें एरर करी हुई हैं। तो वो है गया आपका, देखो मैंने इसमें सबमिट पे क्लिक किया, मैं देखो एट अ ग्लांस मेरे को सबको दिखा दिया, जितने भी एरर ऑफ लिस्ट ऑफ एरर्स थे वो मेरे को यहाँ पे उन्होंने शो कर दिया, ये चीज़ें तुम्हारे पास अभी गलत हो रही हैं। जब तक आप इसको नहीं पास ऑन करोगे तब तक मैं वेबसाइट को आगे नहीं लेके जाऊंगा। तो ये तब जरूरत पड़ती है जब आपके पेजेस का जो विड्थ होता है ना, बहुत हाइट बहुत लंबी होती है और आप नहीं कर पाते। ठीक है, तो मैं स्टॉप कर रहा हूँ, आप इसको एक बार प्रैक्टिस करो आप लोग।